नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और आप सभी दर्शकों का द फैक्ट इंडिया के लाइव शो में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि जब लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद में जो विधायकों ने सांसद का चुनाव लड़ा है, तो सांसद की सीट विधायकों के तौर पर खाली हुई है, वहां पर उपचुनाव होने बाकी है। राजस्थान में बाकी है और 7 राज्यों में शुरू भी हो चुके हैं और कुछ राज्यों में परिणाम भी है जो कुछ सीटों पर आ चुका है। उन सभी सीटों की हम बात करेंगे कि आखिरकार उन विधायकों की छूटी हुई सीट पर इस बार विधायक कौन चुनने जा रहा है, किसकी किस्मत चमकी है वहां से, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको भी क्या कुछ लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम उन सभी 7 राज्यों की बात करेंगे जहां पर 13 सीटों पर आज उपचुनाव है। और आपको हम बता देते हैं सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए कि कहां कहां किसका मोर्चा भारी है और किसका पलड़ा भारी है, इन सभी पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हम बात करें कि किन किन राज्यों में आज उपचुनाव है। 13 सीटों पर आज उपचुनाव है और उनमें से पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव है। और आज किन सीटों पर किसकी किस्मत चमकने वाली है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद में आज तो 7 राज्यों के 13 सीटों पर तो चुनाव हो चुके हैं और किस पर क्या परिणाम आए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, कौन कितना आगे निकल रहा है, एक एक अपडेट हम आप सभी को देंगे। तो बात हम करते हैं कि किन किन राज्यों में वो कौन कौन से विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हुए हैं। इन 7 राज्यों में उन सभी की हम बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की रायगंज सीट है, वहां पर उपचुनाव हुए हैं। राणाघाट दक्षिण है, वहां पर उपचुनाव हुए हैं। बागदा और मानिकतला है, वहां पर उपचुनाव हुए हैं। उत्तराखंड के कौन कौन से सीटें हैं वो भी मैं आपसे बता देती हूँ कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलोर, पंजाब में जालंधर और पश्चिम बंगाल की भी हम बात करेंगे। पंजाब में जालंधर है, पश्चिम सीट है। और हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नांगलगढ़, बिहार में रुपोली, तमिलनाडु में विक्रमंदी, मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में उपचुनाव हुए थे। ये उपचुनाव परिणाम इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर उन सांसदों ने, जो आप सांसद बन गए हैं, पहले विधायक थे। 2023 के चुनाव में जब इन्हीं राजस्थान के समीप जो राज्य है, इनमें एक साथ जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें से अब पंजाब में भी एक सीट खाली हुई है जिस विधायक ने सांसद का चुनाव लड़ा। अब वहां पर किसकी जीत हुई है ये भी हम आपको बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में जिन विधायकों ने सांसदी का चुनाव लड़ा है और सांसद बन गए हैं, उनके सीटों पर किसको तवज्जो दी जाएगी, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो कौन कितना आगे निकल रहा है। और उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे कि राजस्थान में 2023 के चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले हो चुके हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं वहां पर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होंगे, इसीलिए वहां पर ये उपचुनाव है वो खास बन जाते हैं कि कौन कितनी सीटें लाएगा, किसका वर्चस्व भारी रहेगा। और लोकसभा चुनाव के बाद में जब एक नया रूप एक संगठन का देखा गया है, एक सत्ता का देखा गया है, जब इंडिया गठबंधन बराबर की सीटें लाने तक में वो कामयाब रही है, इंडिया गठबंधन ने अपना मजबूत पक्ष रखा है, तो एनडीए की तरफ ये मुसीबतें बनी रही थी कि आखिरकार सरकार बचाने के लिए करें क्या। तो ये जो पलड़ा भारी रहा है इंडिया गठबंधन का, इसलिए खास बन जाता है कि विधानसभा चुनाव जो अब होने वाले हैं, 13 सीट 7 राज्यों की बहुत मायने रखती हैं कि उन 13 सीटों पर कौन सी पार्टी अपना वर्चस्व हासिल कर पाएगी। राजस्थान में अभी चुनाव होने बाकी है, राजस्थान पर भी हम बात करेंगे। उन सीटों के नाम मैंने बताए हैं आपको कि जहां पर विधायकों ने सांसदी का चुनाव लड़ा है। अब वे तो, उनको तो दिल्ली में बंगले मिल चुके हैं, अब वे दिल्ली की सत्ता संभालेंगे, लेकिन विधानसभा की बागडोर कौन संभालेगा, क्योंकि पहले तो वे विधायक चुने जा चुके थे। अब उनको विधायक चुने जाने पर, और राजस्थान में महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में कई जब कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कई विधायकों को विधानसभा चुनाव के बाद में सांसद के चुनाव में उतारा था। बीजेपी में ऐसा कोई विधायक नहीं था जिनको सांसदी का चुनाव लड़ाया, लेकिन कांग्रेस में ऐसे कई विधायक थे जिन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की है। अब ये कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्थान में। राजस्थान में सभी की नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार राजस्थान में
क्या कुछ चुनावी परिणाम रहने वाला है उपचुनाव में, क्योंकि बराबर की टक्कर इस बार क्लीन चिट है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। बराबर की टक्कर जिस तरह मानी जा रही थी कि बराबर की टक्कर दे सकती है कांग्रेस, वैसा कुछ नहीं रहा है और 115 सीटों पर राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते तस्वीरें बदली और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को बड़ा मुनाफा हुआ, जिनमें से कुछ सीटें शामिल हैं। उन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार अब विधायक उनमें कौन चुना जाएगा। क्या जो पहले विधायक चुने गए थे, जो अब सांसद बन गए हैं, क्या उनकी भी वहां पर चली होगी या पार्टी के मुखौटे पर इस बार चुनाव में वोट डलेंगे। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब तो एनडीए की सरकार बन गई है देश में, तो क्या अब मोदी का जादू इन उपचुनाव में भी चल पाएगा क्या? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो राजस्थान में ही आप देख लीजिए, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे तो नरेंद्र मोदी खुद इतनी बार दौरा करने आए हैं, लगातार वे राजस्थान का दौरा करने आए हैं, रोड शो उन्होंने किया है। लेकिन उपचुनाव में क्या खास मुद्दे हो सकते हैं कि उपचुनाव में कौन जीत हासिल कर सकता है? सरकार की तस्वीरें बदली, जब एनडीए सरकार बनी कि तीसरी बार मोदी सरकार ही आएगी और 3.0 मोदी की सरकार जब बनी है, तो क्या मोदी का जादू इन उपचुनाव में भी चल पाएगा या फिर स्थानीय मुद्दों ने मुखौटा दिखा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि कई सीटें ऐसी चर्चा में बनी हुई थी। अब अयोध्या ही देख लीजिए, अयोध्या भी ऐसी सीट थी जहां पर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार क्लीन चिट ले सकती है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब देखना यह होगा कि उपचुनाव में क्या कुछ तस्वीरें बदल सकती हैं आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। और राजस्थान में क्या कुछ खास है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजस्थान में अहम मुद्दा यहाँ बना हुआ है, अगर प्रॉफिट होगा तो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। क्योंकि राजस्थान में जब 115 सीटें विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की झोली में रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये रिस्क कतई नहीं लिया कि खुद के विधायकों को सांसदी का चुनाव लड़ाए। विधायक का चुनाव लड़ाया, वो पहली बार विधायक बने, मंत्री भी बने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बने हैं, पहली बार विधायक बने। लेकिन अलग से जो चेहरे थे, सिलेक्टेड चेहरे थे, विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव के लिए सिलेक्टेड चेहरे थे, उनको आगे रखा गया और उन्हीं पर दांव खेला गया। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति एकदम सबसे अलग थी, छुपी हुई थी कि वे विधायकों को चुनाव उन्होंने नहीं लड़ाया है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें, 115 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मिली थी, तो लोकसभा चुनाव में क्या कुछ खास रहने वाला है? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस को जब विधानसभा चुनाव में इतना नुकसान हुआ था, अब उनकी भरपाई है वो इन उपचुनाव में वे कर सकते हैं। और कोई खास बात यह है कि कोई कम सीटें नहीं है ये, अगर इन सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करती है तो कांग्रेस का एक मजबूत चेहरा उभरता हुआ राजस्थान में नजर आएगा। क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर टिकट वितरण में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भी युवाओं को भी मौका दिया कांग्रेस ने, लेकिन वहां तक सारा जो मामला था वो अशोक गहलोत पर अटका हुआ था कि क्योंकि वे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। 2018 में जब कांग्रेस की सत्ता आई तब वे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद में ज्यादा बागडोर है सचिन पायलट ने भी नहीं की। अब सचिन पायलट ने मामला संभाले रखा, इतनी रुचि है विधानसभा चुनाव में नहीं ली, क्योंकि सारी योजनाएं तो अशोक गहलोत की निकाली हुई थी। अगर विधानसभा चुनाव जीतते, अशोक गहलोत को सहानुभूति मिलती, तो ये सचिन पायलट ने एक अच्छा मौका भी कह सकते हैं जो संवारा है सचिन पायलट ने खुद की तरफ से। लेकिन अब उपचुनाव में कोई कौर कसर नहीं छोड़ी जाएगी तैयारी में कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट ने भी साबित कर दिया है कि सचिन पायलट की मेहनत है और सचिन पायलट की जो रणनीति रही है टिकट वितरण में वो कामयाब रही है। अब सचिन पायलट ने जिस तरह से दौसा लोकसभा सीट की ही हम बात कर लेते हैं, वहां से जो प्रत्याशी जीते हैं, क्योंकि दौसा और पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का अच्छा खासा दमखम देखा जाता है। अब वहां पर टिकट वितरण, यहाँ तक कि जयपुर ग्रामीण में भी अनिल चोपड़ा को टिकट दिलवाकर ये साबित कर दिया था सचिन पायलट ने कि युवाओं को मौका देना चाहिए और मैं युवाओं के साथ हूँ। सचिन पायलट ने ये जता दिया था। अब सचिन पायलट अगर उपचुनाव में अच्छी मेहनत कर लेते हैं, उपचुनाव में भी वे जहां जहां जाएंगे और वहां से सीटें निकालते हैं, तो अगली बार जो 2028 के चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उनमें सीधा सा प्रॉफिट है वो सचिन पायलट को मिल सकता है। अब चर्चित चेहरे कौन कौन है राजस्थान में वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उपचुनाव में
जिसको विधायक बनना है वो कड़ी मेहनत कर सकता है, क्योंकि पार्टी को इससे कोई खासा इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। हिमाचल में इस वक्त रिस्क की जो कंडीशन है वो बनी हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहले भी जब राज्यसभा चुनाव हुए तब भी ऐसी स्थिति बन गई थी, जब सुखविंदर सुक्खू जब वहां के मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई थी कि आखिरकार अब क्या होगा, क्योंकि उनकी सरकार बचाने में और गिराने में बस थोड़ा ही अंतर था। जब उनके ही जो सांसद थे, राज्यसभा सांसद और उनके जो विधायक है क्रॉस वोटिंग जब करने लगे थे, तब वहां पर मुसीबतें हैं वो कांग्रेस सरकार को आने लगी थी। अब वहां पर मुसीबतें बन सकती हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 115 सीटें हैं। वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उनका साथ मिला था, 115 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन अभी डैमेज कंट्रोल की अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी को उन 115 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है वो कांग्रेस का बन जाएगा अगर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल करती है उपचुनाव में भी। कौन कौन सी सीटें खाली हुई हैं और कौन कौन वहां पर दांव खेल सकता है, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उन राज्यों का हाल जान लेते हैं, उन उपचुनाव सीटों का हाल जान लेते हैं जो इस वक्त चर्चाओं में बनी हुई हैं। पंजाब में पहले से ही हम आपको बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व अच्छे से कायम रखा है। कांग्रेस की सत्ता और आम आदमी पार्टी, ये इनकी जो जुगलबंदी देखी गई है इस बार लोकसभा चुनाव में भी पंजाब में। लेकिन पंजाब में लोकसभा चुनाव आते आते कहीं ना कहीं एक दूसरे पार्टी को दरकिनार कर लिया था। भले ही कहने को कांग्रेस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आप एक साथ एक दूसरे के साथ नजर आते हो, लेकिन चुनाव आते आते जब अगर बात सत्ता में केंद्र की होती है तो कहीं ना कहीं बातें बिगड़ने लगती हैं, और वो देखा भी गया। जब पंजाब में जो दल थे, अकाली दल अलग हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के जो साथ में रहता था, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना अलग से चुनाव लड़ा। इस बार विधानसभा चुनाव भी बहुत दिलचस्प होने वाले हैं पंजाब में भी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना बढ़िया से दमखम पंजाब में निभाया है। और पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ खास हो सकता है, क्योंकि वहां पर आक्रोश है वो किसानों के द्वारा देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ कम नजर आते हैं आसार कि भारतीय जनता पार्टी को कोई पंजाब में फायदा है वो मिल सकता है, क्योंकि कई सीटों पर, लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने है वो जीत हासिल की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये नुकसान का अंदाजा पहले से ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि किस तरह से किसानों का आंदोलन है वो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर हो रहा है और किस प्रकार से हमारा इस पर नुकसान भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त कोई इस पर है जो कार्यवाही नहीं की है, रणनीति इसके लिए खास तैयार नहीं की है। इसी वजह से आप खुद देख सकते हैं जो पिछले कार्यकाल में 2.0 मोदी 2.0 में जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे वे खुद के सांसद के सीट पर हार गए थे, क्योंकि उनसे बार बार यही पूछा जा रहा था कि किसानों के जो लेटर पहुंचाया गया है, जो चिट्ठी पहुंचाई गई, उसका जवाब कब आएगा। लेकिन जो पहले पिछले 5 साल के कार्यकाल में जब केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं, उनसे कोई भी ऐसा जवाब नहीं आता था। वे यही कहते थे कि वार्तालाप जारी है, बातचीत जारी है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो इतना रूखा सूखा सा जब जवाब मिला, उसका जवाब लोकसभा चुनाव में जनता ने भी दे दिया, और वहां केंद्रीय मंत्रियों को भी, एनडीए के केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बार हार का सामना करना पड़ा था। बहुत से ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनको माना जा रहा था कि ये इस बार पटखनी जरूर देंगे और जीत है वो प्रचंड जीत हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक एक केंद्रीय कृषि मंत्री अपने सांसद क्षेत्र में हार गए हैं। संसदीय क्षेत्र में हारना तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं किसानों में रोष है वो था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। अब ये खामियाजा है वो भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में देखने को तो मिला, लेकिन लोकसभा चुनाव में जैसे तैसे तीसरी बार मोदी सरकार तो बन गई है। अब हम लौट करके आते हैं राजस्थान में कि राजस्थान में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि पंजाब का हाल मैंने बता दिया है, हिमाचल का हाल मैंने आपको बता दिया है कि इस बार वहां पर कुछ आसार है कि हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता अपना पकड़ है वो मजबूत किए हुए है वहां पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस पर कोई नई योजनाएं ला करके वहां पर, क्योंकि इस बार 100 दिन का मिशन है वो मोदी ने कह दिया है कि मैं 100 दिन का मिशन लेकर के काम करूंगा। अगर वहां पर हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बढ़िया योजना आई है तो हो सकता है कि फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में हो। लेकिन इस वक्त मुसीबतें
कांग्रेस की भी कम नहीं है, सुखविंदर सेक्कू की भी कम नहीं है। पहले भी राज्यसभा चुनाव में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरह से गड़बड़ाई हुई स्थिति कांग्रेस की नजर आ रही थी, और सुखविंदर सेक्कू की कुर्सी है वो बहुत मुश्किलों से घिरी हुई थी। अब जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें कौन कितना आगे निकल रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। जब उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट पर चौथा राउंड था तब किसको बढ़त मिल रही थी? राजेंद्र भंडारी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको बढ़त मिल रही थी। अब बद्रीनाथ उत्तराखंड की विधानसभा सीट है, वहां से जो पहले विधायक थे वे तो सांसद बन गए हैं, और वहां पर अब भी चौथे राउंड में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी। और भी हम देख लेते हैं कि मंगलोर सीट पर चौथे राउंड में कांग्रेस आगे थी। बद्रीनाथ जो उत्तराखंड की विधानसभा सीट है वहां पर बीजेपी आगे थी, और दूसरी बात हम करें मंगलोर सीट, वहां पर कांग्रेस आगे थी। आगे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सीट है। देहरा विधानसभा सीट है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सेक्कू की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है। हिमाचल प्रदेश की ये देहरा सीट है। देहरादून आप सभी ने सुना होगा, एक पर्यटन स्थल भी है, और वहां से देहरा एक विधानसभा सीट भी है, और सियासत में एक अपना अलग अंदाज रखती है, और अलग स्थानीय मुद्दों के साथ में पर्यटन स्थल के मुद्दे भी वहां से जुड़ते हैं। और देहरा से सुखविंदर सेक्कू जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी वहां से विधानसभा चुनाव लड़ रही है, और वे आगे भी निकलती हुई नजर आ रही हैं। और आगे देखते हैं और किस किस चुनाव का क्या कुछ हाल है। बद्रीनाथ में तीसरे चुनाव में जहां तक कांग्रेस आगे थी, लेकिन चौथा जब राउंड आया वहां तक बीजेपी बद्रीनाथ में आगे निकलती हुई नजर आई। और भी आपको बता देते हैं अमरवाड़ा सीट का भी हाल हम आपको बता देते हैं। अमरवाड़ा सीट पर भाजपा के कमलेश प्रताप शाह है, वो आगे हैं। आगे हम आपको बता देते हैं जालंधर सीट पर उपचुनाव उम्मीदवार मोहिंदर जो आप पार्टी के नेता हैं, वे शुरू से ही रुझानों में आगे चलते रहे हैं, और जीत के आसार पक्के पक्के हैं उनके कि जालंधर में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो ही वहां पे जीतेंगे, वहां का प्रत्याशी है। वे शुरुआती राउंड से ही आगे लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं, और उम्मीदवार मोहिंदर भगत है वहां के जालंधर सीट से। और भी हम आपको बता देते हैं कि जेडीयू के कलाधर प्रसाद हैं, वो मंडल निर्दलीय शंकर सिंह से 5,559 वोटों से आगे चल रहे हैं। और भी हम आपको बता देते हैं किन किन सीटों पर क्या कुछ हाल है। ये जो 13 सीटें हैं 7 राज्यों की, उन पर 7 राज्यों की 13 सीटों पर आज उपचुनाव हुए हैं, और नजरें बस इसी पर टिकी हुई हैं कि अब राजस्थान में जब उपचुनाव होंगे तो खास तस्वीर तब देखने लायक होगी कि राजस्थान में जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपना देसी अंदाज दिखा करके कुछ सीटों लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर तो जीत हासिल कर ली है, लेकिन उपचुनाव में क्या कुछ आगे होगा ये देखने वाली बात होगी कि इस जीत का जो प्लस पॉइंट है वो किसको जाने वाला है, और जीत का जो श्रेय है वो किसको जाएगा। क्या वो श्रेय सचिन पायलट को जाएगा? सचिन पायलट का उपचुनाव में भी मेहनत करेंगे, या फिर ये देखने वाली बात होगी कि राजस्थान में कौन कितना आगे निकलता है, और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या कुछ है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बहुत सारी तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने करी थी, लेकिन करारी हार का सामना, हार तो नहीं कहेंगे लेकिन एक तरह से जहां पर 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में रहती थी, वहां पर कुछ सीटों पर ही सिमट जाना, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा धक्का है वो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में लगा। लेकिन राजस्थान में अभी तक इस धक्के से उभर भी नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी, कि उपचुनाव भी आगे हैं, उन सब के लिए भी तैयारी करनी है। कांग्रेस के नेता एकदम फ्री हैं, वो आराम से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी व्यस्तताओं से बीती है, लेकिन इन व्यवस्थाओं का फायदा कितना समय है वो उपचुनाव में दे पाएगी, और अपने प्रत्याशियों को क्या वो जीत हासिल करवा पाएगी भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। राजस्थान में उपचुनाव होंगे, हम आपको लगातार ऐसी अपडेट देते रहेंगे।